नमस्कार। फाइनल एग्जाम बस दरवाजे पर ही है, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। ये समझिए कि एक हाई स्पीड रिवीजन सेशन है जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा। देखिए, समय कम है और पढ़ना बहुत कुछ है, तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मकसद है कि अगले कुछ मिनटों में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हर वो जरूरी हिस्सा कवर कर लें जिससे हम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे आम कंफ्यूजन ही पोटेंशियल को डिफाइन करने में होता है। क्या किसी एक पॉइंट का कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो सकता है? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई बस अमीर है। सवाल ये है कि किसके मुकाबले में। ठीक वैसे ही पोटेंशियल हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब सापेक्ष। हम फिजिक्स में कभी भी एक पॉइंट के एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं करते, बल्कि हमेशा दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल के फर्क की बात करते हैं। तो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो आपको कुछ काम करना पड़ता है। बस पर यूनिट चार्ज किया गया यही काम उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब बिना किसी एक्सेलरेशन के होना चाहिए। अच्छा, पर अगर हमें डिफरेंस नहीं बल्कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना हो तो इसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक जीरो लेवल। तो फिजिक्स में हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम इस रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी यानी अनंत पर मानेंगे। ये एक कन्वेंशन है जो हमारी सारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है। और अब जब हमारे पास वो जीरो रेफरेंस पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ये बस वो काम है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया जाता है। तो एक तरह से ये इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बहुत ही खास बात है जो पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इतना यूजफुल बनाती है, और वो है इसका कंजर्वेटिव नेचर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक चार्ज को पॉइंट ए से बी तक किस रास्ते से ले जाते हैं, चाहे सीधे ले जाएं या घुमा फिरा कर। जो काम करना पड़ेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरू कहाँ से किया और ख़त्म कहाँ पर किया। और इस प्रॉपर्टी के कुछ बहुत ही ज़रूरी नतीजे हैं जो अक्सर एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों में आते हैं। पहली बात, अगर आप एक चार्ज को एक बंद रास्ते पर घुमाकर वापस उसी जगह ले आएं तो टोटल काम जीरो होगा। इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल और कर्ल दोनों ही जीरो होते हैं। और एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बात, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं। अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए कुछ जरूरी फॉर्मूलों पर तेजी से नजर डालते हैं जो सीधे एग्जाम में काम आएंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के स्क्वायर के साथ घटता है, यानी 1r², जबकि पोटेंशियल सिर्फ दूरी के साथ घटता है, यानी 1/r। मतलब फील्ड बहुत तेजी से कमजोर होता है। और याद रखिए, फील्ड एक वेक्टर है, उसकी एक दिशा होती है, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर है जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब आते हैं डाइपोल पर। यहाँ ये तुलना और भी मज़ेदार हो जाती है। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल 1/r² के हिसाब से घटता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इक्वेटोरियल लाइन पर यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल ठीक जीरो होता है। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों चार्जेस से आने वाला पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और एग्जाम में एक जाल की तरह काम करता है, चार्ज्ड स्फीयर्स। ये तो हम सब जानते हैं कि एक खोखले कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये एक बेसिक फैक्ट है। अब आता है असली सवाल, अगर फील्ड जीरो है तो क्या इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए? ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ये सच है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। एक चार्ज्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता,
वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की सरफेस पर। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये स्लाइड दोनों केसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक खोखले कंडक्टर के लिए अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जहां चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला होता है, अंदर का पोटेंशियल बदलता है। वो सेंटर पर मैक्सिमम होता है और सरफेस की तरफ घटता है। हाँ, बाहर से देखने पर दोनों ही केस में गोला एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। चलिए अब हम इस डिवीजन के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो मास्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को आपस में जोड़ती है। देखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग-थलग नहीं हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनके बीच एक बहुत गहरा मैथमेटिकल रिश्ता है जो हमें एक से दूसरे को निकालने की ताकत देता है। और ये है वो मास्टर इक्वेशन, E = -ΔV। आसान भाषा में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बताता है कि पोटेंशियल कितनी तेजी से और किस दिशा में बदल रहा है। ये इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने वाला सबसे पावरफुल आइडिया है। तो इसका असली मतलब क्या है? पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में पॉइंट करता है जिधर पोटेंशियल सबसे तेजी से घट रहा हो, जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। दूसरी बात, फील्ड की ताकत इस बात से तय होती है कि पोटेंशियल कितनी तेजी से बदल रहा है। और आखिर में ये इक्वेशन ही वो टूल है जिससे हम फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं और पोटेंशियल पता हो तो फील्ड। तो बॉटम लाइन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन को बताने के दो अलग-अलग तरीके हैं। अगर आपके पास एक की जानकारी है तो आप दूसरे का पता लगा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, अगर हमारे पास किसी जगह के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का पूरा नक्शा हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उस जगह पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पूरी तरह से जानते हैं? E = -ΔB वाले रिलेशन को ध्यान में रखते हुए इस पर सोचिएगा। इस टॉपिक की असली समझ इसी सवाल के जवाब में छिपी है।